अस्सलाम वालेकुम यार। देखें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स थोड़े से रिवाइज करा देता हूँ। पढ़े हुए हैं हमने सारे टॉपिक्स के अंदर। मैचिंग कॉन्सेप्ट, अ बिजनेस शुड मैच ऑल इट्स एक्सपेंसेस अगेंस्ट इट्स इनकम इट हैज़ अर्नड। मतलब जितने एक्सपेंसेस हैं वो सब लिखो और सारी इनकम लिखो। सारे एक्सपेंस लिखने में हम रेंट भी लिखते हैं, हम वेजेस भी लिखते हैं, हम बैड डेट भी लिखते हैं, हम पीपीडी भी लिखते हैं। ये जो सारे एक्सपेंसेस हम रिकॉर्ड करते हैं, कौन सा कॉन्सेप्ट है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। तो हर एक्सपेंस पर लगता है मैचिंग। अक्रूवल कॉन्सेप्ट, बिजनेस को इनकम स्टेटमेंट बनाते वक्त जो साल का एक्सपेंस बनता है वो रिकॉर्ड करना चाहिए, और जो साल की इनकम बनती है वो रिकॉर्ड करनी चाहिए इनकम स्टेटमेंट में। चाहे पैसे 8 महीने के दिए हों, 4 महीने के दिए हों, 14 महीने के दिए हों, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। जो साल का बनता है 12 महीने का वो IAS में लिखो, जो इस साल का है रिलेट करता है, वो अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहता है। अब बिजनेस शुड रिकॉर्ड द रियल एक्सपेंस फॉर द ईयर इररिस्पेक्टिव ऑफ कैश पेड। प्रूडेंस हम डिस्कस कर चुके हैं, 3 पॉइंट्स हैं। अब बिजनेस शुड रिकॉर्ड ऑल द एंटिसिपेटेड लॉसेज एंड शुड नॉट रिकॉर्ड एनी गेन अंटिल रियलाइज्ड। बिजनेस को चाहिए होने वाले सारे लॉसेस पहले ही लिख ले। अगर हमें लग रहा है कोई लॉस होने वाला है, हम उसके होने से पहले उसको रिकॉर्ड कर लें। और कोई इनकम लग रहा है होने वाली है तो उसको उस वक्त तक रिकॉर्ड ना करें जब तक इनकम हो ना जाए। तो इसकी एग्जाम्पल है प्रोविजन फॉर बैड डेट। फिर दूसरा प्रूडेंस क्या कहता है? एसेट्स को ओवरस्टेट नहीं करना चाहिए कभी। और जब हम एसेट्स को प्रॉपरली हर साल डेप्रिशिएट करेंगे तो फिर वो ओवरस्टेट नहीं होंगे। और फिर थर्ड है स्टॉक शुड बी वैल्यूड एट लोअर ऑफ कॉस्ट और नेट रियलाइजेबल वैल्यू NRV। कॉस्ट और NRV पे रिकॉर्ड करना चाहिए। अब आपको पता है कॉस्ट जितने का ख़रीदा, और NRV कैसे निकलती है? लिखवाई है मैंने, वीडियो में ही भेजा। एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस माइनस एक्सपेंसेस टू सेल। कितने का वो फ्यूचर में बिकेगा माइनस उस पर क्या खर्चे करने हैं, तो आ जाएगी NRV। NRV और कॉस्ट दोनों में से जो छोटी वाली वैल्यू है स्टॉक को, उस पर लिखते हैं। ये तीनों प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के पार्ट्स हैं। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट कहता है इनकम तब रिकॉर्ड करो जब गुड्स बिक जाए। पैसे आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मतलब फॉर एग्जांपल एक कस्टमर ने मुझे फ़ोन करके बोला कि मैं आपसे 4000 यूनिट्स ख़रीदना चाहता हूँ 3 दिन बाद। ख़रीदूँगा, कहता 100% कहता है मैं ख़रीदूँगा। ख़रीदे तो नहीं ना, मैंने बेचे तो नहीं ना अभी तक, अभी मैं इसको इनकम रिकॉर्ड नहीं कर सकता। 3 दिन बाद वो आए, मुझसे सामान ख़रीद के ले जाए, साइन करे, रसीदें एक्सचेंज हो जाएं, पैसे दे या ना दे, कैश सेल हो क्रेडिट सेल हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। चीज़ बिक जाए ना, चला जाए सामान, फिर वो सेल है। तो रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? इनकम इज़ रियलाइज व्हेन गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड। सही है, जब बिक गई तो उसको इनकम में लिख लो। पैसा आए ना आए उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट ये कहता है रिसोर्सेस जो बिज़नेस के लिए मटीरियल हैं, वो एसेट्स जिनकी वैल्यू बिज़नेस के लिए बनती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अब मैं अपने हिसाब से बात करूँ तो मेरे लिए 1 लाख वाले एसेट की वैल्यू है, मैं उसको एसेट में लिखूँगा। 5 लाख वाले एसेट की भी वैल्यू है, एसेट में लिखूँगा। 1000 की डस्टबिन खरीदी, डस्टबिन एसेट है लेकिन उसकी वैल्यू इतनी कम है यार, 1000 रुपये। क्या मैं कहता हूँ यार मैं अपनी बैलेंस शीट में 1000 के एसेट लिखूँ फिर उसे डेप्रिशिएट करूँ? नहीं यार, ये इसकी वर्थ इतनी है ही नहीं। तो मैं इस एसेट को एक्सपेंस में डाल दूँगा। है एसेट, एक्सपेंस में चला जाएगा। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट, मटीरियल नहीं है ना, जो एसेट मटीरियल नहीं है वो एक्सपेंस में रिकॉर्ड हो सकते हैं। डेफिनेशन पढ़ ली गई, सारी लिखी हुई है यहाँ पे, आसान वर्ड्स में लिखी हुई है। ऐसी स्टेशनरी मटीरियल नहीं है, एक्सपेंस में डाल देते हैं। कुछ बिजनेस के लिए 10-10 लाख के AC मशीनरी मटीरियल नहीं होती। अरबों रुपए का बिजनेस है उनका, 10 लाख उनके लिए मटीरियल ही नहीं है। वो 10-10 लाख के एसेट भी एक्सपेंस में डाल देते हैं। मटीरियलिटी कॉन्सेप्ट इजाज़त देता है। तो एसेट्स रिसोर्सेज दैट आर नॉट मटीरियल टू द बिजनेस शुड बी चार्ज टू एक्सपेंसेस। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है? एसेट्स को उनकी कॉस्ट पे रिकॉर्ड करो, मार्केट वैल्यू पे नहीं लिखो। अगर हाँ वो रीवैल्यूशन मॉडल में चल रहा है, उसको रीवैल्यू किया जाता है हर साल, तो फिर मार्केट वैल्यू रीवैल्यू करके लिखो, बढ़ रही है कम हो रही है वो अलग चीज़ है। हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी कहता है अगर एक एसेट को आप रीवैल्यूशन नहीं कर रहे हो उसकी, तो उसको कॉस्ट पे ही रिकॉर्ड करते रहो और डेप्रिसिएशन माइनस करते रहो। अच्छा, फिर है गोइंग कंसर्न। अगर हमें लगता है बिजनेस फ्यूचर की ईयर्स के अंदर चलेगा, इफ इट इज़ एंटिसिपेटेड बिजनेस विल कंटिन्यू इन फ्यूचर, फिर हमें क्या चाहिए? हम अपने एसेट्स को, नॉन करंट एसेट्स को कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन पे रिकॉर्ड करते रहें जैसे करते हैं। और अगर लगता है बिजनेस फ्यूचर में नहीं चलेगा, गोइंग कंसर्न नहीं है, बंद हो जाएगा, फिर हम अपने सारे एसेट्स को मार्केट वैल्यू पे रिकॉर्ड करें। पढ़ लिया।
सब्सटेंस ओवर फॉर्म समझाता हूँ। ये देखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट ये करता है रिसोर्सेज दैट कैन नॉट बी वैल्यूड इन मॉनेटरी टर्म्स, वो सारी चीज़ें जिसकी पैसे की वैल्यू नहीं निकल सकती, जिसको पैसे में मेजर नहीं किया जा सकता, अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि कितने रुपए का काम हुआ है, कितने रुपए की एक्टिविटी हुई है, पैसों में टर्म्स में मेजर नहीं हो सकती, उसको हम कभी भी अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारी वर्कफोर्स बहुत स्किल्ड है, बहुत ट्रेनिंग्स कराई हैं हमने उनको। अब ये जो वर्कफोर्स के स्किल्स इंक्रीज़ हुए हैं, इसको हम कहाँ लिखें? एसेट में, लायबिलिटी में, इनकम में, एक्सपेंस में, कहाँ लिखें? देखें स्किल्स कितने रुपए के इंक्रीज़ हुए हैं, किसी ने ज़्यादा सीखा है, किसी ने कम सीखा है, किसी का काम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया। स्किल्स को पैसों में मेजर किया ही नहीं जा सकता, तो इसलिए हम स्किल्स जितने भी हो जाएं इसको हम अकाउंटिंग में कभी भी रिकॉर्ड नहीं करेंगे। मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। बिजनेस सिंसियरिटी टूवर्ड्स इस कस्टमर, बिजनेस कस्टमर से बहुत सिंसियर है, इसको कहाँ रिकॉर्ड करें? एसेट, कैपिटल, लायबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस। कितने रुपए का सिंसियर है, पैसों में मेजर हो सकता है? नहीं हो सकता, इसको भी हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे। तो वो सारी ट्रांजैक्शंस जिसको फाइनेंशियल टर्म्स में, फाइनेंशियल मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता, उसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, उसको हम अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं करते। बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, ये तो सबको पता है। बिजनेस एंटिटी क्या है? बिजनेस और ओनर दो अलग अलग एंटिटीज़ हैं। जो भी हम अकाउंटिंग करते हैं वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करते हैं, ओनर के हिसाब से नहीं करते। डबल एंट्री कॉन्सेप्ट, हर एक ट्रांजैक्शन की डेबिट होगी, क्रेडिट होगी। कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट ये कहता है बिजनेस शुड बी कंसिस्टेंट विद इट्स मेथड एंड पॉलिसीज। अगर बिजनेस ने स्ट्रेट लाइन मेथड यूज़ करा है तो बिजनेस को चाहिए उस एसेट को स्ट्रेट लाइन से ही डेप्रिशिएट करता रहे हर साल। ये नहीं कि पहले साल एसएलएम, फिर आरबीएम, फिर एसएलएम, फिर आरबीएम, जो दिल कर रहा है वो कर रहा है। नहीं, आपने अगर एक मेथड और पॉलिसी यूज़ कर ली, अडॉप्ट कर ली है, तो आप उससे कंसिस्टेंट रहो, वही चलाते रहो, ताकि आप जानबूझ के प्रॉफिट कम ज़्यादा ना करो। मतलब आज मैंने एसएलएम लगा दी और मुझे पता है अगले साल रिड्यूसिंग लगाऊंगा तो डेप्रिसिएशन कम आएगी, प्रॉफिट ज़्यादा नज़र आ जाएगा, तो मैंने अगले साल आरबीएम लगा दिया, फिर एसएलएम लगा दिया, फिर आरबीएम लगा दिया। नहीं, ये गलत है। तो हाँ, ये नहीं है कि आप चेंज नहीं कर सकते मेथड, आप कर सकते हैं। आप एसएलएम लगाते आ रहे हैं 3 साल, आपको अब लगा कि नहीं यार हम गलत कर रहे थे, आरबीएम लगाना चाहिए, आरबीएम अब आप लगा सकते हैं अगर वैलिड रीज़न है तो। लेकिन ऐसे ही बार बार चेंजेस नहीं होती। तो ये कहता है कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट, बिजनेस को अपने मेथड और पॉलिसी से कंसिस्टेंट रहना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉफिट में चेंज आए वो ये ना बताए कि जुगाड़ लगाई थी तो प्रॉफिट बढ़ा दिया, वो ये बताएगा हाँ भाई बिज़नेस की परफॉर्मेंस अच्छी थी तो प्रॉफिट इंक्रीज़ हुआ। ये कंसिस्टेंसी कॉन्सेप्ट है। तो ये सारे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है। सब्सटेंस ओवर फॉर्म रह गया। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म जो हम लीज पे एसेट्स खरीदते हैं उससे कनेक्टेड है। लीज पे एसेट खरीदने का मतलब हमने गाड़ी ली बैंक से, कार फाइनेंस कराई बैंक से, और जब गाड़ी हम बैंक से लेते हैं ना तो गाड़ी बैंक के नाम पे होती है, बैंक कागजात अपने पास रख लेता है गाड़ी के, लेकिन गाड़ी हमारे हवाले कर देता है। मेंटेनेंस हम देखते हैं गाड़ी की, इंस्टॉलमेंट हम भरते रहते हैं गाड़ी की, बैंक के नाम पे रहती है। अगर हम किसी महीने डिफ़ॉल्ट करते हैं, इंस्टॉलमेंट नहीं भरते, तो बैंक गाड़ी उठा के ले जा सकता है क्योंकि गाड़ी बैंक के नाम पर है। लेकिन जब 4 साल, 5 साल, 6 साल, जितने टाइम की हमने गाड़ी ली थी वो 6 साल हो गए पूरे और हमने सारी इंस्टॉलमेंट, सारी किस्तें भर दी, अब वो गाड़ी हमारे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब वो हमारे नाम पे उसकी लीगली, पहले वो बैंक के ओनरशिप में थी, अब लीगली सारी इंस्टॉलमेंट्स करने के बाद मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी। तो वो वाले जो लीज़ वाले एसेट्स हैं, अब हुआ क्या देखें, पहले साल गाड़ी खरीदी, अभी गाड़ी खरीदी है मैंने 10 लाख रुपए की, है किसके नाम? लीज़ पे लिए, बैंक के नाम। इस्तेमाल कौन कर रहा है? मैं। पोजेसन किसके पास है? मेरे पास। रिपेयर मेंटेनेंस किसके पास है? मेरे पास। लेकिन लीगली ये बैंक के नाम पर है, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। मैं इसको आज ही अपने नॉन करंट एसेट में लिखूँगा 10 लाख, और जितना इंस्टॉलमेंट बाकी है ना उसको मैं लाइबिलिटी में भी रिकॉर्ड करूँगा। तो सब्सटेंस ओवर फॉर्म ये कहता है कि यार हम लीगल सब्सटेंस नहीं देखते, हम प्रैक्टिकली देखते हैं, इकोनॉमिकली पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि एसेट है किसके हाथ में। मतलब ये नहीं है कोई भी उधार का एसेट ले आए, रेंट आ कार ले आए, वो आप अपने एनथीए में लिख लेंगे। नहीं 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 नहीं, रेंट आ कार की बात नहीं है। 10 साल भी रेंट दे दो वो हमारे नाम पे ट्रांसफ़र कभी नहीं होगी, उसकी बात नहीं हो रही। इंस्टॉलमेंट पे गाड़ी ली, आज नहीं तो कल, 10 साल बाद, 5 साल बाद, 4 साल बाद हमारे नाम पे ट्रांसफ़र होगी जब हम किस्तें भर देंगे। और हम किस्तें भी भर रहे हैं, हमारी लाइबिलिटी भी कम होती जा रही है।
गाड़ी हमारे पोजेशन में है, हमारे रिपेयर मेंटेनेंस में कोई नुकसान होगा, हमारा नुकसान है, तो ऐसे एसेट्स को हम पहले दिन से ही एसेट में रिकॉर्ड कर लेते हैं, और जो उसका उधार है वो लाइबिलिटी में भी रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये सब्सटेंस ओवर फॉर्म है। ठीक है भाई, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हो गए।